नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यूसीसी लागू होने के बाद सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी। पोर्टल पर महज 10 दिन में मिले 5 आवेदन। एक को वेरीफाई करने के बाद दी गई मंजूरी, अन्य 4 रजिस्ट्रेशन को किया जा रहा वेरीफाई। 27 जनवरी को राज्य में लागू हुआ था यूसीसी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब एक आवेदन को मंजूरी भी मिल गई है और बाकी 4 आवेदनों पर अभी वेरिफिकेशन का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था और पहला राज्य उत्तराखंड बना था जिसने राज्य में यूसीसी लागू किया। और ऐसे में 27 जनवरी को जब यूसीसी लागू हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक 5 आवेदन भी लिव इन रिलेशनशिप के प्राप्त हुए, जिसमें से एक को वेरीफाई करके मंजूरी भी दी गई, जबकि अन्य 4 पर अभी भी वेरिफिकेशन का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक को वेरीफाई भी कर लिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अभी तक कितने लोगों ने आवेदन किया और कितनों को मंजूरी मिल चुकी है? सर बिल्कुल आपको बता दूं कि यूसीसी लागू होने के 10 दिन बाद सिर्फ एक ही कपल को लिव इन रिलेशनशिप की मंजूरी मिली है और अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल पर महज 10 दिन में 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक को वेरीफाई करने के बाद मंजूरी दे दी गई है। अन्य 4 रजिस्ट्रेशन को जो है अभी वेरीफाई किया जा रहा है। 27 जनवरी को इस तरह से यूसीसी लागू हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उत्तराखंड के लिहाज से बेहद सही नहीं है, क्योंकि संस्कृति को यहाँ पर चोट पहुंच सकती है। इस तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से 5 आवेदन हुए हैं उनमें से एक को मंजूरी मिल गई है, तो निश्चित तौर पर अब जो है ये जिस तरह से माना जा रहा है कि सवाल उठ रहे थे उन सवालों पर भी कहीं ना कहीं जवाब है। साथ ही उसमें जरूरी बातें जो है उनका अगर देखा जाए तो यूजीसी अधिनियम के तहत जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण कराएंगे उन्हें 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। साथ ही पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और ये भी बताना होगा कि अगर भविष्य में वह विवाह करना चाहते हैं तो वह योग्य है या नहीं है। साथ ही जोड़ों को पिछले लिव इन संबंधों का भी विवरण देना होगा। इसके साथ ही कपल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। वही अगर विशाल देखा जाए तो कपल को यह भी बताना होगा कि वह पहले लिव इन रिलेशनशिप में थे या अब रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उससे विवाह की अनुमति के प्रमाण की आवश्यकता होगी। साथ ही किसी समुदाय में रिलेशन के उस समुदाय के पुजारी या समुदाय से संबंधित धार्मिक नेता का सर्टिफिकेट आवश्यक होगा और साथ ही रिलेशनशिप की जानकारी देनी होगी। वर्तमान लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले विवाहित या लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी अनिवार्य है। तो इस तरह के जो प्रावधान है ये रखे गए हैं, उसको लेकर के वो पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर वह 21 साल की कम उम्र के हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ रजिस्ट्रार को लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकृत करने के पक्षों के माता पिता को भी सूचित करना होगा। तो प्रावधान इसमें रखा गया है जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो सजा का प्रावधान है वो किस तरह से रखा गया है? अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि अगर 3 माह तक की अगर बात करें तो कपल को न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से 3 माह तक के तरफ से कैद और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड का जुर्माना भी जो है किया जा सकता है। साथ ही अगर वो अपने साथी के बारे में गलत जानकारी देते हैं, कोई जानकारी छिपाने का काम करते हैं तो वहीं 3 महीने तक की कैद या 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही नोटिस दिए जाने के मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और नोटिस दिए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो 6 महीने तक की कैद और 25,000 रुपए के अधिक जुर्माने और दंडित करने का प्रावधान इसमें रखा गया। तो निश्चित तौर पर जो है सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आने वाले कल में किसी प्रकार की कोई जानकारी न छिपा सके उसके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है। तमाम जानकारी इसमें देनी होगी, तो पूरा प्रावधान गवर्नमेंट की ओर से रखा गया ताकि आने वाले कल में कोई अपनी पहचान धर्म जाति या किसी भी मजहब के नाम पर न छुपा सके और संपूर्ण जानकारी जो है कहीं ना कहीं वो सरकार के पता हो, ताकि आने वाले कल में कौन किसके साथ रह रहा है, कौन सी धर्म और जाति से है, ये सभी जानकारी सरकार को होगी। ऐसे में योगेश, कैसा माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि थोड़ा समय भी अब हो गया है यूसीसी राज्य में लागू हुए हुए, तो ऐसे में कैसा रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है? और ऐसे में जो इसमें आवेदन कर रहा है, कितना लंबा समय भी लग जा रहा है उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? लेकिन बिल्कुल साल देखा जाए तो 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन बीतने के बाद अब जिस तरह रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या मात्र अभी 5 आई है और उसमें एक को मंजूरी भी मिल गई है 1 हफ्ते के अंतराल। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये निकल कर आ रही है कि अब जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको तमाम जानकारियां देनी होंगी। साथ ही साथ जो है आवेदन कराने के साथ वो है उसकी जांच होगी, LIU के थ्रू उसकी जांच की जाएगी और बिल्कुल
गोपनीय तरीके से जांच होगी और जांच होने के बाद इस पूरे मामले पर मंजूरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, सरकार तय करेगी, रजिस्ट्रार तय करेंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वही जिस तरह से लगातार जो है इसको लेकर विपक्ष में हमलावर होता नजर आ रहा था, विपक्ष कह रहा था कि प्लीज जहाज के रस्ते खुल जाएंगे, संस्कृति नहीं है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया गया है कि आखिरकार किन किन आवेदक पत्रों की इसमें जांच हो रही है और किन किन पत्रों की आवश्यकता होगी और कैसे कैसे माता पिता से भी इसकी पूरी विस्तार जानकारी लेंगे। तो यानी कि जिस तरह से आने वाले कल में अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा तो उसकी संपूर्ण जानकारी माता पिता को साथ साथ संपूर्ण जानकारी सरकार को भी होगी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हल्द्वानी से बड़ी खबर, मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज रामलीला मैदान हल्द्वानी में आज किया जाएगा आयोजन। और ऐसे में नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से की गई पूरी तैयारियां। विजय प्रत्याशी गजराज बिष्ट बने हैं नगर निगम के मेयर। समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज हल्द्वानी के मेयर पद की आज शपथ लेंगे गजराज बिष्ट। और इस दौरान पार्षदों की टीम भी नगर निगम के प्रांगण में ही शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और इस दौरान शपथ भी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट आज शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। समारोह में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और हल्द्वानी से बड़ी खबर, पुरुष वर्ग में आज फुटबॉल मैच का फाइनल मैच। पहली बार फाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम। केरल बनाम उत्तराखंड के बीच होगा मुकाबला। शाम 6 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहली बार फाइनल में पहुंची है टीम उत्तराखंड। और ऐसे में आज मुकाबला भी होगा, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। केरल बनाम उत्तराखंड के बीच में मुकाबला होगा, जो कि काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। और इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचेंगे। शाम 6 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच, जिसके लिए तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। और फाइनल मैच होने वाला है पुरुष वर्ग में। आज फुटबॉल का मैच खेला जाएगा। इस दौरान पहली बार फाइनल में उत्तराखंड की टीम भी पहुंची हुई है। केरल बनाम उत्तराखंड के बीच में मुकाबला होगा। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का खेल होने जा रहा है और खिलाड़ियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि केरल और बनाम उत्तराखंड के बीच का ये मैच होने वाला है? बताना चाहूंगा, जो 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं हल्द्वानी के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंदर फुटबॉल मैच का कल जो महिला का जो फाइनल हुआ था उसमें जो हरियाणा विजय बनी। आज जो सबसे बड़ी रोमांचक मैच है जो जिसको लेकर सभी लोग उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। आज केरल बनाम उत्तराखंड का फाइनल मैच यहाँ पर होगा। लगभग 6 बजे यहाँ पर मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। और जिसको लेके खिलाड़ियों में काफी सबसे मेन चीज क्या, पहली बार जो उत्तराखंड की टीम पहुंची उसको लेके जो खेल प्रेमी है, जो दर्शक है, उनमें भी काफी उत्साह है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए पुलिस ने आज बैरिकेडिंग लगा दिया। क्योंकि जिस प्रकार से सेमीफाइनल देखने के लिए हल्द्वानी का जो दर्शक थे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां पे जो दर्शक थे मैदान में भी कूद गए जब उत्तराखंड फाइनल पहुंचा था। इसके लिए आज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है, बैरिकेडिंग लगा दी है, कोई भी दर्शक जो मैदान में ना पहुंच पाए। और जो खिलाड़ियों की उत्साह की बात है, तो खिलाड़ियों में इस तरह का उत्साह, उनका कहना है कि जिस प्रकार पहली बार उत्तराखंड में फुटबॉल में पहुंची हो तो गोल्ड मेडल भी जो है जीत के तोहफा मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जी लेकिन पंकज, आज हल्द्वानी में 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक तो ये खेलों का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि फाइनल मैच होना है, और दूसरी तरफ मेयर प्रत्याशी जो रहे हैं गजराज बिष्ट, वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, जो गजराज बिष्ट का शपथ समारोह है, जो लगभग 60 जो पार्षद हैं नगर निगम के, यहाँ पर जो है रामलीला मैदान में आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य पंडाल बनाया गया जिसमें लगभग जो है 60 जो वार्ड है, 60 पार्षद यहाँ पे
शपथ देंगे। मेयर जो है गजराज बिष्ट वो भी यहाँ पर शपथ देंगे, जिस और दर्शक बैठने के लिए यहाँ पूरी दीर्घायु बनाई गई है। और प्रशासन, क्योंकि 6 बजे मैच वहां पर होगा और ये लगभग 1 बजे यहाँ पर होगा, तो 2 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है गजराज बिष्ट खुद भी वहां मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। और आज जो शपथ समारोह, कई नेता यहाँ पर मौजूद रहने की उम्मीद है। जी जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के फुटबॉल फाइनल में हरियाणा ने उड़ीसा को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 90 मिनट का खेल काफी रोमांचक रहा। दोनों ही टीमें कोई भी गोल नहीं दाग पाए। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा की टीम उड़ीसा पर भारी पड़ती हुई भी नजर आई। दोनों ही टीमों को 5-5 शूटआउट करने के मौके दिए गए, जिसमें हरियाणा के गोलकीपर ने 2 गोल ब्लॉक कर जीत हासिल की। इस मौके पर हरियाणा की टीम में काफी उत्साह भी नजर आया। पहली बार चैंपियन बनी हरियाणा के खिलाड़ियों का कहना है कि आज जिस प्रकार से हरियाणा चैंपियन बन रही है, ये राज्य के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और बच्चे बहुत अच्छा खेले, जो परफॉर्मेंस चाहिए थी उन्होंने वो सारा परफॉर्म किया है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम द गर्ल्स एंड दे हैव प्लेड लाइक चैंपियंस। पहले तो बोलना चाहूंगी आप सबको, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लाइफ में पहली बार गोल्ड लिया है। मेरे पास ब्रोंज और सिल्वर बहुत था, पर मेरा लाइफ का पहला गोल्ड और मैंने इस टीम को लीड किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज ये मन सब में हुआ। यही था कि हम अच्छा खेलेंगे और हमें गोल्ड लेके ही जाना। हमारे स्टार्टिंग से यही था कि हमें गोल्ड लेके जाना और अच्छा खेलना है। इसी जज्बे से हम आज ग्राउंड में आए थे और इसी जज्बे से खेले और हमने गोल्ड दिया है। आप आपके अपने माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे माता पिता, मेरे कोच है, सबका बहुत बहुत वो है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उनकी वजह से यहाँ तक। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। नेशनल गेम्स के लिए उन्होंने इतने सुंदर स्टेडियम और इतना सुंदर उसका आयोजन किया है और हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड स्टेट से हैं और वहाँ पे नेशनल गेम्स इतने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और बैडमिंटन की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, इस बार बैडमिंटन ने नेशनल गेम्स में बहुत ही अच्छा किया है। ख़ासतौर पे उत्तराखंड की टीम ने अपने टीम इवेंट्स में मेन एंड वीमेन दोनों कैटेगरी में सिल्वर मेडल लिया है। सेकंड स्थान पर वो लोग आए हैं, जो ये एक रिकॉर्ड है और हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा था कि हमारे ही फील्ड पर मैचेस हो रहे हैं और हमारी टीम इसमें जीत रही है। बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं उत्तराखंड प्रदेश सरकार के लिए, जिस तरह से इन्होंने इतना बढ़िया एक स्टेडियम बनाया जो मैं देख रहा हूँ। उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के भी हमारे जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, ट्रेजरर, EIFF सब यहाँ पे आए हैं, तो हम बहुत खुश हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। और खुशी की बात, जिस तरह से हरियाणा और उड़ीसा के बीच में आज महिला फुटबॉल की फाइनल हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से बहुत सारे महिला खिलाड़ी आगे चल के इंडियन नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तराखंड वन विभाग इस बार वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यह अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। तो कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। उत्तरकाशी में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि अधिकारी ने अटल आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर पीड़ित से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर विजिलेंस देहरादून टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक समाज कल्याण अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है।
और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और पुलिस और विजिलेंस की टीम ने किस तरह से कार्रवाई को अंजाम भी दिया? आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ जो तहसील पड़ती है पुरुला, उसके अंतर्गत ये मामला था और वहाँ पे अटल आवास के नाम पे जो है ये जो अधिकारी है लगातार जो है इसके बारे में जो है शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि ये लोगों से जो है लगातार जो वहाँ पैसों की डिमांड करता था। लेकिन कल एक शिकायतकर्ता द्वारा जो वहाँ पे शिकायत की गई थी कि ये जो है लगातार जो है पैसों की यहाँ पे मांग कर रहा है, और उसके अंतर्गत जो है विजिलेंस जो टीम है उसके द्वारा एक जाल बिछाया गया था, जिसके अंदर करीब 16वीं बैंड पे जो है इसको पैसे के लिए बुलाया गया था। वहाँ 10,000 रुपये रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है और इसको जो है फिलहाल जो है उसको जो है विजिलेंस टीम अपने साथ देहरादून लेके गई है और जो जांच में एक बहुत बड़े बड़े तथ्य जो है सामने आने की संभावना है जी। तो दीपक, अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए किस तरह से अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले इस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिकारी अगर ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो अधिकारियों पर किस तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में शायद ये मामला है कि कोई जो है अधिकारी जो है रंगे हाथों जो है इस टाइप से गिरफ्तार हुआ है। लेकिन उत्तरकाशी अगर मैं बात करूं तो जनपद उत्तरकाशी में अगर मैं बात करूं तो विभागों की, तो यहाँ पे जो है खुलेआम जो है ऐसे मामले जो है देखे जा रहे हैं। लेकिन जो है इस मामले के सामने आने के बाद जो है अधिकारियों में कहीं ना कहीं जो है हड़कंप की संभावना है और जो उत्तराखंड सरकार है कहीं ना कहीं जो है जो उसके प्रयास से सार्थक होते दिख रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद का दूरस्थ क्षेत्र ये जो पुरोला पड़ता है उसके बाद तो मोरी पड़ता है। मोरी में अगर मैं बात करूं तो मोरी में कई अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो बहुत बड़े बड़े मामले सामने आ सकते हैं और फिलहाल जो है ये अधिकारी पकड़ा गया। लेकिन देखने में आ रहा है कि उत्तरकाशी जनपद में थोड़ा सा अधिकारियों में हड़कंप तो है जी। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गदरपुर के डाक खाने में आधार कार्ड सेंटर चल रहा है जो कि लूट का केंद्र बना हुआ है। मोहम्मद आरिफ गदरपुर के निवासी ने बताया है कि उन्होंने अपने 2 बच्चों के आधार कार्ड का करेक्शन कराया था, जिसके लिए उनसे 400 रुपये वसूल लिए गए, जबकि उन्हें मैसेज एक बच्चे का 100 रुपये आया था। जिसके बाद वो पैसे मांगने के लिए वापस डाक खाने गए, जिस पर पोस्ट मास्टर ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। युवक ने मजबूर होकर शिकायती नंबर 1947 और 1905 पर शिकायत भी दर्ज कराई है। ये आधार मतलब बनवाना था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ बोले कि यहाँ पे डाक में बन जाएगा। कितनी बार आए हैं यहाँ पे 2-3 बार सर, पहले तो रुद्रपुर नगर निगम में करवाए, वहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ आए तो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब यहाँ हमें कुछ पता नहीं है कहाँ क्या होता है, जाओ वहाँ पे पता करो, क्या कहते हैं उसको, जनसेवा केंद्र पे। जनसेवा केंद्र वाले कह रहे हमें पता नहीं, और ये कह रहे 2 दिन बाद आना तब बनेगा, अभी टाइम। मतलब यह है, कल मैंने बच्चों के दोनों के आधार कार्ड अपडेट कराए थे, तो एक बच्चे का उन्होंने 200 रुपये चार्ज लिया है मुझसे, जबकि सरकारी फ़ीस 100 रुपये आती है। कोई एसएमएस भी आया उसका? एसएमएस आया मेरे पास 100 रुपये। तो मैंने यहाँ पोस्ट ऑफिस में उनसे बात की तो कह रहे हैं 200 रुपये चार्ज ही लगेगा। अच्छा जी, मेरे पास रसीद भी है दोनों की। बच्चों के हैं? 2 बच्चों के अपडेट कराए थे। अच्छा हाँ जी। तो सबसे ही इतने पैसे ले रहे हैं? तब से शुरू से ही 200 रुपये ले रहे हैं हर किसी से। पिछले साल विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के पहले ही सप्ताह में इतने तीर्थ यात्री पहुंच गए थे कि शुरुआत में व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन इस बार भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव भी किया है। दावा किया जा रहा है कि बदलाव से यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण इस बार कराए जाएंगे, जिसको लेकर ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर पर आकर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। और साथ ही इसके लिए मेल आईडी भी दी गई है, जहां पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ ही ऐसे में अलग अलग जगहों पर होल्डिंग्स भी लगाए गए हैं और कहा जा सकता है कि यात्रियों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित कई जगहों पर
रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोले जाएंगे और चारधाम यात्रा में इस बार 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।